हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 27 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। कुछ न्यूज़ काम की हैं, कुछ ज़्यादा काम की नहीं है। ये वाली सही है, ओके। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ भी अच्छी हैं, इनमें से भी एक का दुक्का पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। तो इन चीज़ों को देखते हैं, ये सही नहीं है, ये वाला भी सही नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे लिए एग्जाम के काम के हो जाते हैं। पहले कुछ छोटी न्यूज़ यहाँ पर दी गई थी, इनमें इन्होंने लिखा है कोविड-19 इन अफ्रीका। बेसिकली कोविड-19 अफ्रीका में काफ़ी फैला, ओके। लो इनकम कंट्रीज़ अफ्रीका के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगी। और वहाँ पर इस स्टडी के अंदर ये पता किया गया कि जितने केसेस सोचे गए थे उससे कहीं ज़्यादा केसेस देखने के लिए यहाँ पर मिल सकते हैं, ओके। तो द फाइंडिंग्स नॉट येट पीर रिव्यूड सजेस्ट दैट द ट्रू एक्सटेंट ऑफ कोविड-19, मतलब जो वास्तव में कोविड-19 यहाँ पर फैला है वो ज़्यादा हो सकता है जितना हम यहाँ पर सोचते हैं, क्योंकि कई रिमोट एरियाज़ हैं और आपको पता है कि वहाँ पर आपके कोंगो बेसिन भी है, तो ट्राइब्स भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं। उन सभी में किस तरीके से फैला हमें नहीं पता, लेकिन ये सब स्टडीज़ यहाँ पर बताती हैं कि जितना सोच रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही एक्सटेंड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद दूसरा आर्टिकल जो कि काफ़ी खूबसूरत है, इन्होंने बताया कि नेटिव फॉरेस्ट बेटर। देखो, दो चीज़ होती हैं जब आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हो। फॉरेस्ट के अंदर आपकी दो चीज़ होती हैं, एक तो हो जाते हैं आपके नेचुरल फॉरेस्ट या फिर नेटिव फॉरेस्ट जो कि पहले से ही आपके लगे हुए थे। दूसरी हो जाती है आपकी फॉरेस्ट प्लांटेशन, ठीक है। ये जो प्लांटेशन वाला वर्ड है ये है आपका कि आप फॉरेस्ट को नेचुरल तरीके से नहीं उगने दे रहे, आप अपने आप उनको यहाँ पर उगाने की कोशिश कर रहे हो। आपको उनकी ज्योग्राफी नहीं पता, आपको उनकी जो संरचना है, उसकी सॉइल कैपेसिटी है, ये सब चीज़ें आपको उनकी नहीं पता, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पर प्लांटेशन कर रहे हो। मैंने आपको पहले भी बताया है द हिंदू के अंदर ही कि ट्री प्लांटेशन या फॉरेस्ट प्लांटेशन इज़ नॉट गुड, ठीक है। नेचुरल प्लांटेशन होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर प्लांटेशन, यहाँ पर हम बात क्यों कर रहे हैं, प्लांटेशन का कंसेप्ट कहाँ से आता है? तो देखो, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर से जब हम कार्बन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वहाँ से आपका प्लांटेशन का कंसेप्ट निकल के आता है, क्योंकि कार्बन ट्रेडिंग में प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़, इंडिया के अंदर देखो तो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के अंदर भी प्लांटेशन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। और नेचुरल अगर कहीं किसी इलाके में नेचुरल रीजनरेशन नहीं हो रहा है फॉरेस्ट का, तो आप वहाँ पर प्लांटेशन करोगे, तो इस सब में प्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमारे पास अल्टरनेटिव है, अगर नेचुरल तरीके से काम हो रहा हो तो पहले नेचुरल तरीके से करना चाहिए। इन्होंने बताया कि नेटिव फॉरेस्ट बेटर होते हैं, प्लांटेशन को अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पर करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि प्लांटेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्लांटेशन जो है वो मोनोकल्चर को बढ़ावा देता है, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी यहाँ पर आपका कम करता है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर और स्टडी यहाँ पर हुई। इन्होंने बताया कि जितने भी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के एफर्ट हैं, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के एफर्ट के अंदर आपका फॉरेस्ट प्लांटेशन का मेथड भी यहाँ पर आ जाता है। आप अपनी पसंद की कोई भी जो फॉरेस्ट है, जो आपको लकड़ी चाहिए या फिर उससे फॉरेस्ट से कोई और बेनिफिट चाहिए, आप पर्टिकुलर वही टाइप के फॉरेस्ट वहाँ पर उगाते हो, जिसकी वजह से मोनोकल्चर को यहाँ पर आपका जो है वो बेनिफिट मिलता है। मोनोकल्चर आपको पता है एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, मोनोकल्चर की बात नहीं करते। अगर नेचुरल जनरेशन होगा तो मोनोकल्चर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा, लेकिन अगर आप प्लांटेशन करोगे तो मोनोकल्चर का कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। तो आर्टिकल के अंदर देखते हैं क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। इन्होंने लिखा है कि जितने भी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन के एफर्ट होते हैं, इंक्लूडिंग दिस फॉरेस्ट प्लांटेशन, वो सेम बेनिफिट यहाँ पर आपके डिलीवर नहीं करते जैसा कि आपका नेटिव फॉरेस्ट यहाँ पर करते। रिसर्चर्स ने इस चीज़ को कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ मोनोकल्चर जो कि ट्री प्लांटेशन के कारण यहाँ पर आएगी, अगर हम अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इसकी स्टडी करें तो वो हमें बेनिफिशियल नहीं लगती। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नेटिव फॉरेस्ट प्रोवाइड बेटर कार्बन स्टोरेज, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जो नेटिव फॉरेस्ट होते हैं वो आपके बेटर कार्बन स्टोरेज आपको यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, एंड वर बेटर एट प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर स्टोर करते हैं। नेटिव फॉरेस्ट का मतलब होता है नेचुरल रीजनरेशन या नेचुरल रेस्टोरेशन, प्लांटेशन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। प्लांटेशन इनका अपोजिट होगा, कार्बन स्टोरेज कम होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा, मोनोकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा उसके अंदर। देखो, नेटिव फॉरेस्ट के अंदर मोनोकल्चर की बात नहीं की जाती, ठीक है। नेचुरल रीजनरेशन अपने आप में डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए ही होता है। तो मोनोकल्चर ट्री प्लांटेशन यील्ड मोर वुड, ठीक है। मोनोकल्चर का इंपॉर्टेंस ही ये है कि हमें उससे वुड चाहिए, इसीलिए हम मोनोकल्चर करते हैं। मैंने बताया ट्री से अगर कोई पर्टिकुलर बेनिफिट चाहिए तो आप मोनोकल्चर करोगे, आप एक ही तरीके की स्पीसीज़ वहाँ पर उगाओगे। मान लो मुझे हार्डवुड चाहिए तो मैं हार्डवुड ट्री की स्पीसीज़ उगाऊंगा, मैं बाकी चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करूंगा, जबकि नेचुरल रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का अपना महत्व होता है, चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर कि प्लांटेशन जो है
वुड के लिए की जाती है। इन्होंने ये भी बताया कि ट्री प्लांटेशन हैव एन एडवांटेज इन वुड प्रोडक्शन। ट्री प्लांटेशन की बात हो रही है, प्लांटेशन यानी मोनोकल्चर, और उसके अंदर वुड प्रोडक्शन की बात हो गई। और इससे जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट रेस्टोरेशन में ज़्यादा मदद यहाँ पर नहीं मिलती। जब आप कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ट्री प्लांटेशन के मेथड उतने अच्छे नहीं हैं। ये बात इसके अंदर यहाँ पर बताई गई। उसके बाद लिखा हुआ है फ्रूट फ्लाइज नीड स्लीप। अब ये आर्टिकल किसी काम का नहीं है, इग्नोर मारो, ठीक है। लिखा हुआ है आगे सेलेक्टिंग गुड एम्ब्रायोज। देखो एक टेक्निक है जो कि आपकी IBF के नाम से जानी जाती है। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जो आपके एग हैं, स्पर्म है, उन सभी को आप इन विट्रो जो है वो फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हो। और ये जो तकनीक है आज की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है। तो आर्टिफिशियली बेबी जो है वो यहाँ पर आपके इस तरीके से जो है वो कह सकते हैं कि प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर है। इन्होंने क्या किया आर्टिकल के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजन के बाद एक दिन का जो एम्ब्रियो था, ठीक है, सिर्फ एक ही दिन हुआ था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किए हुए, तो एक दिन का जो भ्रूण है जिसको कहते हैं एम्ब्रियो यहाँ पर आपका तैयार हुआ, उसका जीनोम सिक्वेंसिंग यहाँ पर कर ली, ठीक है। उसका जीनोम जो है उन्होंने यहाँ पर इसको तैयार कर लिया। अब ये क्या, देखो जनरली क्या है कि IVF तकनीक के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें ये कोशिश की जाती है, उनमें यही सोचा जाता है कि किसी भी तरीके की जो डिजीज़ हैं वो उसके अंदर यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। डिजीज़ प्रिवेंशन का काम उसके अंदर यहाँ पर होगा। तो इन्होंने क्या किया है कि उसके जीनोम को सीक्वेंस किया है। अब जीनोम सीक्वेंस कर पाए हैं, इसका मतलब हर जो बच्चा यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू होगा उसका जीनोम सीक्वेंसिंग हम कर पाएंगे जस्ट एक दिन के बाद ही, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि उस जीनोम के द्वारा बच्चे में कोई डिफेक्ट तो नहीं होगा जब वो बच्चा पैदा होगा, तो ठीक है। तो हम जो हैं वो उसकी जो डिजीज़ हैं उसको यहाँ पर आप रोक सकते हो इस चीज़ के ज़रिए। रिसर्चर्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिस्क हो सकता है जब पर्सन जो है जिसका जीनोम यहाँ पर हमने निकाला है, क्या वो सर्टेन डिजीज़ से कुछ मतलब उसके अंदर डिजीज़ हो सकती हैं, क्या वो ऐसी कोई डिजीज़ जो है वो ले सकता है जिससे उसकी बाकी की ज़िंदगी यहाँ पर ख़राब हो जाए। आप समझ रहे होगे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ज़रिए अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम एक ही दिन में इस चीज़ को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ भी यहाँ पर कह सकते हैं कि डिजीज़ होती है, लाइक आप देखो कि ब्रेस्ट कैंसर है या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये इस तरीके के जो पॉलीजेनिक रिस्क स्कोर्स हैं ये यही सोचा जाता है कि एम्ब्रियो के अंदर नहीं होंगे, लेकिन अगर हुए तो अब हम उनको यहाँ पर देख सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टडी नहीं थी, लेकिन बस इतना सही है। उसके बाद लिखा हुआ है टी सेल इम्यून रेस्पॉन्स सीन आफ्टर इन्फेक्शन। फिर वही कोविड-19 से रिलेटेड स्टडी है। तो जस्ट इक्का दुक्का पॉइंट यहाँ पर आपका काम का हो जाता है। पूरी स्टडी जो है वो टी सेल्स के बेसिस पर यहाँ पर आपकी जो है वो वर्क कर रही है। टी सेल इम्यूनिटी की बात यहाँ पर कर रही है। इम्यूनिटी के बारे में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में बायोलॉजी में नहीं जाना। इम्यूनिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, दो तरीके की इम्यूनिटी होती है आपके शरीर के अंदर। एक कहलाती है आपकी इनेट इम्यूनिटी और दूसरी यहाँ पर आपकी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो आपकी इन्नेट वाली इम्यूनिटी होती है ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मान लो यहाँ पर आपकी सेल्स हैं और यहाँ से कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है तो सबसे पहले आपकी इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो आपके यहाँ पर वर्क करेंगी। इसका मतलब है कि इन्नेट इम्यूनिटी को आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हो। मान लो कि कोई वायरस बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रीच कर गया, तो फिर आपकी यहाँ पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पर वर्क करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बेसिकली आपकी टी सेल्स होती हैं, इसमें आपकी बी सेल्स यहाँ पर होती हैं। टी सेल्स और बी सेल्स जो हैं वो एडेप्टिव इम्यून सेल्स कही जाती हैं। एडेप्टिव का मतलब यहाँ पर होता है कि ये जो पास्ट एक्सपीरियंस हैं उनसे यहाँ पर सीखती हैं। मान लो पहले कैंसर सेल से लड़ी हों तो इनको पता होगा कि कैंसर सेल से कैसे लड़ना है। इन दोनों ही सेल को इनके बारे में यहाँ पर आपका पता होगा कि हमें किस तरीके से इन चीज़ों से लड़ना है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अडेप्टिव इम्यून सेल। अब टी सेल्स कई तरीके की होती हैं, इनमें से एक होती हैं आपकी मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स जो हैं वो एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। उनको पता होता है कि भाई पहले कोविड-19 का ये वाला आपका वेरिएंट आया था, हमने इससे कैसे लड़ा था, इसको कैसे बचाया था हमने, ठीक है। उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए ये आपकी मेमोरी टी सेल्स, नाम से स्पष्ट है, इनकी मेमोरी में ये चीज़ स्टोर रहती है कि ये एंटीजन आया था, हमने इससे लड़ा था और अब हम फिर से इसको लड़ेंगे। तो इनकी मेमोरी में चीज़ें स्टोर रहती हैं और ये तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी अगर दोबारा से वो चीज़ यहाँ पर आएगी। तो ये आपकी मेमोरी टी सेल्स हो गई। तो इस तरीके से आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट यहाँ पर आपके पता होने चाहिए। अब स्टडी के अंदर जो यहाँ पर बात की गई वो यही की गई कि इंडिया में थर्ड वेव आई को ओमिक्रॉन की यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ री इन्फेक्शन देखने के लिए मिले अनवैक्सीनेटेड पीपल के। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया था उनमें री इन्फेक्शन देखने के लिए मिला और जिन लोगों को फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया गया था उनमें भी इन्फेक्शन देखने के लिए यहाँ पर मिला।
फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल्स के अंदर में भी ये माइल्ड कंडीशन में देखने के लिए मिला। और दिस वाज द रियल वर्ल्ड प्रूफ दैट प्रीवियस इन्फेक्शन और फुल वैक्सीनेशन दोनों अगर हमने किए थे, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि सेवियर फॉर्म अगर ओमिक्रॉन की यहाँ पर हुई तो उससे आदमी बच नहीं पाया। ठीक, तो ये चीज़ें कुछ निकल करके आती हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वही है बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जस्ट सफिशिएंट है। ये आज कुछ और कह रहे हैं, कल कुछ और कहेंगे। आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है कि टी सेल इम्यून रेस्पॉन्स, जब आपका अटैक होगा तो टी सेल इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, तो ये जो है वो इन्फेक्शन के 1 साल के बाद भी देखा जा सकता है। अभी आगे 2 महीने बाद स्टडी होगी, कहेंगे प्रीवियस स्टडी गलत थी, ये 2 महीने बाद ही हो जाता है। ओके, तो 1 साल का यहाँ पर बात की गई है। और इस आर्टिकल के अंदर लिखा है कि जो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि आपका वायरस या बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज करती हैं, वो मोस्ट इंडिविजुअल्स में इन्फेक्शन के 12 महीने बाद भी डिटेक्ट की जा रही हैं। 12 महीने के बाद भी वो एक्टिव हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में कुछ हद तक जो आपका वायरस या बैक्टीरिया है वो अभी भी एक्टिव है, जिसके लिए आपका जो एंटीबॉडीज़ हैं वो शरीर के अंदर एक्टिव हो रही हैं। ओके, तो 12 महीने के बाद भी ये चीज़ देखने के लिए मिल रही है। ऐसे ही 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो 6 से 12 महीने तक ये एक्टिव रह रही हैं। ओके, तो यही चीज़ें आपको मिलेंगी कि न्यूट्रलाइजिंग एक्टिविटीज़ डिक्लाइन हो जाती हैं ओल्डर पीपल में, और एंड इन पीपल जिनको क्रिटिकल डिजीज़ हैं उनमें धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो जाती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि इनमें जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने से कम का यहाँ पर आपको मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। मेमोरी टी सेल रेस्पॉन्सेज टू द ओरिजिनल स्ट्रेन वर नॉट डिसरप्टेड बाय द न्यू वेरिएंट। तो मेमोरी टी सेल के बारे में जस्ट याद रखो, सारी चीज़ें जानने की नहीं है, ये सब आपको इग्नोर करना है, किसी भी तरीके से आपको ये सब नहीं पढ़ना। उसके बाद आगे आते हैं, लिखा हुआ है हाउ माइटोकॉन्ड्रिया एडेप्टेड टू लिव विद इन द सेल। अब वही है, फिर बायोलॉजी डीप की आ गई। देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बायोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डीप का कंसेप्ट है। यूपीएससी हमसे बायोलॉजी के इतने डीप के कंसेप्ट नहीं पूछता कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, बस जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए। हमें नहीं जानना कि पहले ये सेल के अंदर नहीं था तो अब कैसे सेल के अंदर में आ गया। ये स्टडी यही बता रही है कि पहले सेल, आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऐसी सेल होती है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पहले सेल्स में नहीं पाया जाता था, एनिमल सेल्स के अंदर, लेकिन अब ये सेल्स के अंदर में यहाँ पर पाया जाता है। तो ये एडेप्टेशन किस तरीके से हुआ और ये सेल के अंदर कैसे पाया जाने लगा, हाउ माइटोकॉन्ड्रिया अडेप्ट टू लिविंग विद इन द सेल्स। ओके, हमें नहीं जानना क्यों हुआ, क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम नीट वगैरह एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके की एक संरचना यहाँ पर होती है। इसके अलावा सेल के अंदर आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपकी ये रही, ये जस्ट बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना थोड़ी सी जस्ट आपको ओवरव्यू लेना है, इसको डिटेल में बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इतना नहीं जाना। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस तरीके का इसके अंदर स्ट्रक्चर है, मैट्रिक्स वगैरह पाया जाता है। ओके, इनर बाउंड्री होंगी, एटीपी सिंथेसिस होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। 5 रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही डिटेल में पूछा जाएगा, इससे डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि सेल की जो जितनी भी बिजली है, मतलब सेल को जो पावर यहाँ पर मिलती है, उसको जो एनर्जी यहाँ पर मिलती है, वो इसके कारण ही यहाँ पर मिलती है। तो फूड एनर्जी, जब आप खाना खाओगे उसमें जो एनर्जी है उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम इसी का ही यहाँ पर होता है। क्रिटिकल रोल प्ले करता है इन द एक्टिविटीज़, फंक्शन में हेल्प करता है और हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने में मदद करता है। एटीपी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इनेट इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। मैंने बताया इनेट इम्यूनिटी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपकी यहाँ पर है। कैल्शियम के कंसंट्रेशन को यहाँ पर संतुलित रखने का काम करता है, सेल की डेथ को प्रोग्राम्ड करता है और स्टेम सेल का रेगुलेशन भी यही करता है। तो ये इसके आपके यहाँ पर फायदे हो गए। आर्टिकल के अंदर साफ साफ यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये इनसेपरेबल पार्ट है एनिमल और प्लांट सेल के अंदर, दोनों के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल हो प्लांट सेल हो दोनों के अंदर। इनसेपरेबल है मतलब इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, वरना सेल डाइड हो जाएगी, सेल खत्म यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो अगर, तो आर्टिकल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पहले सेल के अंदर नहीं थे लेकिन बाद में सेल के अंदर आ गए। इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर स्टडी हुई और स्टडी के लिए इन्होंने मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर देखा। मॉलिक्यूल्स है DTD और tRNA, इन दोनों के बारे में आपको नहीं जानना। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि अब ये भी DTD न्यूज़ में था, क्या है ये भैया, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये DTD की फुल फॉर्म देख लो क्या है, डी एमिनो एसाइल tRNA डी एसाइलेज। ओके, ऐसी कोई फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता ना करें। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पावर हाउस कहा जाता है। ओके, और एनर्जी जनरेशन का काम यहाँ पर करता है। दोनों में पाया जाता है, आपका प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इतना आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लिखा हुआ है आगे आर्टिकल, स्मोकिंग कोज ओवर 7 मिलियन डेथ्स अ ईयर। एक साल में लगभग 7 मिलियन डेथ्स देखने के लिए मिलती हैं स्मोकिंग के ज़रिए। तो इस आर्टिकल के अंदर यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है डब्ल्यू एच ओ ने बताया कि दुनिया के लगभग 1.3 बिलियन पीपल जो हैं, लगभग अगर आप देखें लगभग 8 बिलियन लोग पूरी दुनिया में हैं, उनमें से आपका 1.3 बिलियन जो हैं वो आपके स्मोक करते हैं, और उनमें से भी 80% जो हैं वो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर रहते हैं। स्मोकिंग एक एपिडेमिक का कारण है, इसके हेल्थ थ्रेट्स भी होते हैं। 8 मिलियन पीपल जो हैं वो लगभग हर साल यहाँ पर मरते हैं, लगभग 7 मिलियन जो हैं वो डायरेक्टली तंबाकू के यूज़ से मरते हैं। 1.2 मिलियन नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन दूसरों के द्वारा जो स्मोक किया जाता है उसकी ही खुशबू से यहाँ पर मर जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स अगर याद रख सकते हैं तो रखिए, वरना ऊपर का तो इंपॉर्टेंट है ही कि इतनी पॉपुलेशन में से इतना आपका है, इतने लोग स्मोकर्स यहाँ पर हैं। बाकी स्मोकिंग के जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर एक ये डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर ने भी बताया कि कितनी डेथ यहाँ पर हो जाती हैं, अमेरिकन्स में कितनी डेथ हो जाती हैं, नॉट इम्पोर्टेंट टोल। ठीक है, हमें ये सब चीज़ें नहीं जाननी। कुल मिला के पॉइंट जो है वो आपका रेड कलर के बॉक्स में यहाँ पर मिलेगा। डब्ल्यू एच ओ के अंदर एक ट्रीटी है जिसका नाम है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टम्बाकू कंट्रोल। ये जो है वो आपकी 2003 में अडॉप्ट की गई थी डब्ल्यू के अंदर, और इन्होंने कहा है कि 2030 तक हो सकता है कि हम तंबाकू को यहाँ पर ख़त्म कर दें पूरी दुनिया से, तंबाकू के यूज़ को कम करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। 2030 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एजेंडाज़ हैं उनके अंदर ही यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि तंबाकू के यूज़ को ख़त्म किया जाए। 155 सिग्नेटरी हैं इसके। स्मोकिंग को बैन करने की बात है, हेल्थ वार्निंग्स देने की बात है, रेजिंग सिगरेट कॉस्ट की बात है, मतलब सिगरेट की कॉस्ट बढ़ा दो ताकि खरीद ना पाएँ लोग। ओके, बैन करने की बात है जिससे कि लोगों को कुल मिला के सोसाइटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए ट्रीटी 2003 में साइन हुई, इंडिया ने 2005 में इसको रेटिफाई किया। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर है। 155 जो सिग्नेटरी हैं वो इसके अंदर में आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर ये डाटा इंडिया से रिलेटेड दिया गया है। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की लिस्ट में नहीं है, अभी लो इनकम कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। और 120 मिलियन स्मोकर्स आपको मिल जाएंगे। 138 करोड़ की पॉपुलेशन में से लगभग 9% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो आपकी स्मोकिंग यहाँ पर करती है। इसके अंदर इंडिया में बेसिकली कैनाबीज जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। कैनाबीज जो है उसको आप लोकल नाम से भी जानते हो, लाइक मैरिजुआना है, चरस है, हशीश है, गांजा है, भांग है, ये सब चीज़ें आपकी इंडिया में यूज़ की जाती हैं। एक ही नाम है, एक ही प्रोडक्ट है, अलग अलग नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। लेने के बाद लोग हाई फील करते हैं, और ये जो है वो आपकी जो साइको एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा देती है। साइक्रो एक्टिव मॉलिक्यूल्स मतलब टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल। ओके, इसको यहाँ पर आपका ये एक्टिव कर देती है। इससे आपका जो शरीर है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी टाइप की आप यहाँ पर फील करोगे। ओके, साइको एक्टिव और इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट भी इसके यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। होली में भांग के रूप में इसको यहाँ पर पिया जाता है। और टर्निंग टू टोबैको की अगर बात है तो टोबैको जो है वो आपका मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यहाँ पर आपका यूज़ किया जाता था, और जो आपकी सेरेमोनियल है या फिर इंटॉक्सिकेंट्स है, इन सब के रूप में यहाँ पर यूज़ किया जाना चाहिए था। इसके ये पर्पज़ हुए जाने चाहिए थे, लेकिन इसको जो है वो आपका अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाने लगा। तंबाकू प्लांट्स जो हैं वो आपके कल्टीवेट किए जाने लगे पेरुवियन और इक्वेडोरियन एंडीज़ में, साउथ अमेरिका के अंदर। और द स्पेनिश वर्ड इसके लिए है टोबैको, और इस तरीके से ये आपका आया। इंडिया में अगर हम बात करें तो पुर्तगीज़ जो है वो तंबाकू को यहाँ पर लेकर गए। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो इसको पीता हुआ, ठीक है, इसको पीता हुआ यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यही बातें लिखी हुई हैं कि देयर नोज एंड एन्जॉय इट, और उसको करते हुए यहाँ पर आए। कोलंबस इसको एंजॉय करते थे और पूरे यूरोप में इसको फैलाया। यूरोप और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉलोनीज़ थी उन सभी के अंदर इसको यहाँ पर फैलाने का काम पुर्तगीज़ का ही यहाँ पर था। पुर्तगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया टोबैको कल्टीवेशन को नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है, यूपी बिहार सब में इसको यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पर जब एस्टेब्लिश हुआ 1903 में, और इन्होंने यहाँ पर इसके ऊपर स्टडी शुरू की, तो इन्होंने देखा कि इसके जो इफ़ेक्ट हैं वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। मतलब इसको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए था उससे ज़्यादा घातक पर्पज़ इसके लिए इसको यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इसके अंदर निकोटीन होता है, जैसा कि आपको पता है। निकोटीन जो है वो नाम दिया गया आफ्टर द जीन निकोट, जो कि एक फ्रेंच एम्बेसडर थे पुर्तगाल के अंदर, उनके नाम के बेस पर ये निकोटीन यहाँ पर आपका रखा गया। निकोटीन को आइसोलेट किया गया फ्रॉम टम्बाकू प्लांट्स 1858 के अंदर, और WJ पोशल्ट एंड KR रीमेन ने इसको यहाँ पर आपका आइसोलेट किया। तो ये सब कुछ पॉइंट बन जाते हैं जो आपको PCS लेवल तक के एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। UPSC मुश्किल है इन चीज़ों को पूछे।
लेकिन ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, फिर आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तंबाकू प्रोडक्ट्स पर बैन के लिए लगभग 12 करोड़ मैंने बताया स्मोकर आपके यहाँ पर मौजूद हैं। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कहा है कि सेल ऑफ सिगरेट को प्रोहिबिट करने की कोशिश करेंगे। इंडिया WHO की इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ तंबाकू कंट्रोल का पार्टनर भी है। 2005 में हमने इस TT को यहाँ पर साइन किया था। कुल मिला के हम इस फ्रेमवर्क और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को बैन करते हैं, एजुकेशनल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन चीज़ों को बैन करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में फैलाई जा सके। कुल मिला के आर्टिकल टोबैको के ऊपर था, और टोबैको के ऊपर जो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आते हैं लाइक फ्रेमवर्क कन्वेंशन है, और ये सब कुछ पॉइंट हैं पुर्तगीज़ वगैरह के, निकोटीन वगैरह क्या होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, टेट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल, ओके, इसके बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब आपको पता होने चाहिए, और ये आर्टिकल आपको इस तरीके से जो है वो पूरा करना है। तो ये चीज़ें आपको इतनी याद रखनी है। ये पूरा आर्टिकल हो गया, ठीक, पैसेज, ये वाला पैसेज और ये वाला पैसेज, ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, तो इसको आप यहाँ पर पूरा देख लेंगे। तो इसके बाद आगे और कुछ काम का नहीं है, ये आपका पूरा हुआ, और इसमें आपको इतना ही पढ़ना था। जितनी चीज़ें काम की उतनी हमने सारी पढ़ दी, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।